Hello viewers, I warmly welcome to you on my YouTube channel. Today I am going to explain a very beautiful poem Ode to Autumn. ये जो poem है जिसका टाइटल है Ode to Autumn, I am going to explain this poem line by line in Hindi. Before going to explain this poem, I would like to discuss about the poets and his important work in short. So friends, इस poem को कंपोज किया है जॉन किट्स ने. तो जॉन किट्स का जो लाइफ स्पैन है उसको देख लेते हैं. जॉन किट्स 1795 टू 1821, यानी इनका जन्म हुआ था 1795 में और डेथ होती है 1821 यानी कि 1821 में इनकी मृत्यु होती है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट, ये एक महान इंग्लिश रोमांटिक कवियों में से एक कवि थी. वॉज बोर्न एट मुंसफील्ड लंदन, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन के मुंसफील्ड में इनका जन्म हुआ था. ही स्टडीड एट क्लॉक्स स्कूल एट इनफील्ड, और इन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की थी? क्लॉक्स स्कूल इनफील्ड से प्राप्त की थी. डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, और इनका जो लगाव रहा, इनका जो इंटरेस्ट रहा क्रिकेट और बॉक्सिंग में रहा. ही ग्रीव इनटू अ वोरोशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, वो बड़े हुए पढ़ करके बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थे, बहुत ज़्यादा पढ़ने में उनका इंटरेस्ट रहा. खास करके जो ग्रीक मिथोलॉजी होती है, जो यूनान की पौराणिक कथाएं होती है, उसको पढ़कर ये बड़े हुए, उनमें इनका बहुत ज़्यादा रुचि था. इवन ही स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनीड, यहाँ तक कि उन्होंने एक यूनान के महान कवि थे जिनका नाम था वर्जिल, उनके महाकाव्य जिसका नाम था एनीड का इन्होंने ट्रांसलेशन भी शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू से ये ग्रीक मिथोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा. ग्रीक की जो पौराणिक कथाएं होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और इसी के चलते उन्होंने एक ग्रीक पोएट थे जिनका नाम था वर्जिल, उनके वर्क एनियड का इन्होंने ट्रांसलेशन भी शुरू कर दिया. हिज एम्बिशन टू बिकेम अ पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विद स्पेंसर फेरी क्वीन. हिज एम्बिशन, इनकी जो महत्वाकांक्षा थी पोएट बनने की, वाज फायर्ड, और तेज हो गई, उसमें आग लग गई, उसमें उसकी उनकी उत्तेजना बढ़ गई जब उनकी पहचान स्पेंसर की फेरी क्वीन जो कविता थी जब उन्होंने पढ़ा, उसको देखा, जब उनकी जान पहचान हुई, तो इसके चलते जो उनका जो कवि बनने का जो उत्तेजना थी और ज़्यादा भड़क गई. यानी स्पेंसर एक इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था फेरी क्वीन. फेरी क्वीन को पढ़ने के बाद जो जॉन किट्स थे उनके अंदर और ज़्यादा ललक पैदा हो गई और ज़्यादा उत्तेजना जाग गई कवि बनने की. हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनका जो पहली कविता थी इसका नाम था लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, वाज पब्लिश्ड इन 1814. तो इनकी जो पहली कविता थी जिसका नाम था लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो 1814 में पब्लिश हुई. हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इन टाइटल पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1817, और इनका जो पहली जो कविता संकलन थी इसका नाम था पोएम्स के नाम से पब्लिश हुई थी 1817 के अंदर. और आगे देखिए, इट वॉज पब्लिश इन 1818. इसके आगे देखिए, हिज पोएम्स एंडेमियन वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ. इनका एक बड़ा पोएम था, बहुत ही वेल नोन पोएम है जिसका नाम है एंडेमियन, वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ. तो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने इनकी कविता जिसका नाम था एंडेमियन, इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, बहुत ज़्यादा सराहना की. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818, जो 1818 में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, और इस पोएम का नाम था एंडेमियन, और एंडेमियन को किसने लिखा था? जॉन किट्स ने, और इसकी तारीफ किसने की थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. हिज ओड्स, ओड इंडोलेंस, ओड ऑन ग्रेशियन, ऑन टू साइकी, टू नाइटिंगल, ऑन मेलनकोली एंड ओड टू ऑटम मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट. इन्होंने बहुत सारे पोएम लिखी जिसमें ओड टू ऑटम, टू साइकी, टू नाइटिंगल, ओड ऑन एग्रेशन, ऑन, ये सारे मिला करके इनको एक बहुत बड़े रोमांटिक पोएट का दर्जा दिलाते हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य में. सो डिड लामिया एंड हाइपरियन, इसके अलावा ऐसे ही उन्होंने कविता लिखी, लामिया और हाइपरियन नाम की कविता भी इन्होंने लिखी. ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और इनकी डेथ हो गई थी, टीबी की बीमारी के चलते इनकी डेथ हो गई थी इन 1821, 1821 में, एट द एज ऑफ 26, यानी 26 ईयर्स की हुए तब इनको टीबी की बीमारी के चलते, ट्यूबरक्लोसिस के चलते इनकी डेथ होगी. बट विद इन द शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, लेकिन अपने जीवन के संक्षिप्त जीवन काल में वो महानता को प्राप्त करने में सफल रहे.
His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect the awareness of pains and suffering of life. तो ये जो इन्होंने कविताएं लिखी और जो उन्होंने पत्र लिखी, इस पत्र में सुंदरता का झलक मिलता है और साथ साथ जीवन के अंदर जो कष्ट होता है, पीड़ा होता है, वो सब दिखाई देता है। जब कविता पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, नेचर के अंदर जो सुंदरता है उसका वर्णन उन्होंने किया और अपनी लेटर के माध्यम से अपने जीवन का जो कष्ट है, पेन है, सफरिंग है, उसको इन्होंने वर्णन किया है। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। तो इनकी एक फेमस लाइन है जो कि इनकी कविता थी जिसका नाम था एंडीमियन। उसकी शुरुआती लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज। और इसके बाद इनकी एक फेमस दूसरी लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी। दूसरी फेमस लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी, जो कि ओड ऑन ग्रेशन ऑन की एक लाइन है। इन द पोएम ओड टू ऑटम किट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड करेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। यानी कि जो पोएम जो हम पढ़ेंगे इसका नाम है ओड टू ऑटम, इसमें किड्स डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं ब्यूटी सुंदरता और करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पिरिट ऑफ ऑटम, यानी ऑटम की सुंदरता के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में जो किड्स हैं, जॉन किड्स, उसका वर्णन करते हैं। यानी कि ऑटम एक सीजन होता है, इस सीजन की जो सुंदरता है इसकी बात करते हैं और साथ साथ इसकी विशेषता की बातें करते हैं। इन द सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एग्जिबिटिंग प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। और साथ साथ जब ये बतलाते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स लाते हैं, बहुत सारे सुंदरता के सुंदरता जो नेचर में है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। मेमोरेबल पिक्चर्स के अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से ये नेचर के अंदर जो सुंदरता है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अब तक हमने क्या जाना, ओड टू ऑटम जो कविता है एक ओड है। ओड का मतलब होता है जब किसी सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर एक जो कवि सीरियसनेस के साथ उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, एक्सेसिवली प्रेज करता है उस टॉपिक को, उसको कहते हैं ओड। इस ओड टू ऑटम को किसने लिखा, जॉन किड्स ने लिखा। और जॉन किड्स क्या थे, इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे जिनका जन्म मून्सफील्ड लंदन में हुआ था और इनकी जो एजुकेशन हुई थी क्लार्क स्कूल से हुई थी। और इनका जो इंटरेस्ट रहा वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में रहा और ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़कर ये बड़े हुए और साथ साथ इन्होंने वर्जिल के एक वर्क इनियड का इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी शुरू कर दिया था, ठीक है। और स्पेंसर की जो कविता थी फेरी क्वीन, इसको पढ़ने के बाद इनके अंदर कवि बनने की जो इच्छा है और ज़्यादा तेज हो गई। और इनकी जो पहली कविता थी इसका नाम था लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनकी पहली कविता थी। और इनकी पहली कविता संकलन का नाम था पोएम्स, जो 1870 के अंदर पब्लिश हुई थी। और एंडीमियन कविता को ही एक ग्रेट रोमांटिक पोएट थे जिनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की, प्रशंसा की। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे, ऑन इंडोलेंस है, ऑन अग्रेशन, ऑन टू साइकिल, टू नाइटिंगेल एंड मेलांकोली एंड ओड टू ऑटम, बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी, ठीक है। इससे मिला जुला उनकी एक महान कवि के रूप में दिखाते हैं कि एक महान कवि थे। और इनकी डेथ हो जाती है 26 ईयर्स की एज में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, लेकिन अपने छोटे से जीवन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे एज ए रोमांटिक पोएट के रूप में। अब चलिए जो पोएम का टेक्स्ट है उसका एनालिसिस करते हैं। जो कवि कहता है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी ऑटम सीजन को एड्रेस करते हुए, जो ऑटम सीजन होता है, ठीक है, उस सीजन को एड्रेस करते हुए पोएट कहता है सीजन ऑफ मिस्ट। मिस्ट का मतलब धुंध या कोहरा होता है, तो कह रहा है कि जो ऑटम सीजन है धुंध या कोहरे का सीजन है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो मतलब कोमल करने का, पकाने का, फ्रूटफुलनेस और फलों को लाने का सीजन है। यानी कि ये जो ऑटम सीजन है धुंध का सीजन है, कोहरे का सीजन है और फलों को कोमल करने का, फलों को पकाने का और फल फूल लाने का सीजन है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। क्लोज बॉजम फ्रेंड एक क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी जो परिपक्व सन है, यानी तेज धूप है, उस तेज धूप का ये जो सीजन है बेस्ट फ्रेंड है। तो पहली लाइन में कवि कहता है ये जो ऑटम सीजन है धुंध और कोहरे का सीजन है, फलों को कोमल करने का, सॉफ्ट करने का और फलों को पकाने का, फल फूल लाने का सीजन है। और ये जो सीजन है वो बेस्ट फ्रेंड है, चढ़ती हुई धूप का, तेज धूप का एक बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट लाइन में कवि कहता है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद द फ्रूट वाइन्स दैट राउंड थच एवर्स रन। कंस्पायरिंग विथ हिम, उसके साथ मिलकर एक साजिश रच, एक प्लानिंग, कंस्पायर मतलब साजिश रचना, साजिश रच रहा है। यानी जो ऑटम सीजन है सूर्य के साथ मिलकर एक साजिश रच, एक प्लानिंग कर रहा है। हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे भर दिया जाए, कैसे भर दिया, ब्लेस कर दिया जाए। विथ फ्रूट, फल से, द वाइन दैट राउंड थैच एवर रन, यानी जो झोपड़ी के ऊपर जो लताएं चढ़ी हुई, जो बेल चढ़ी हुई है, आपने गांव में झोपड़ी देखा, झोपड़ी के ऊपर लोग क्या करते हैं, फल सब्जी वगैरह उगा देते हैं। सब्जी की जो लताएं चढ़ी हुई, उन लताओं में, उन बेल्स में कैसे फलों को ला दिया जाए, ये जो
ऑटम सीजन है, सूर्य के साथ मिलकर एक प्लानिंग कर रहा है, एक साजिश रच रहा है। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, यानी फार्म हाउस में जो कॉटेज ट्री है, झोपड़ी है, झोपड़ी के बाहर जो एप्पल का पेड़ है उसमें काई लगे, मोस्ट लगा हुआ है, तो काई लगी हुई जो एप्पल ट्री है उसको झुका दिया। उसमें इतने फल आ गए, इतने एप्पल आ गए हैं इस सीजन के चलते कि उस जो काई लगी हुई जो एप्पल का ट्री है वो झुक गई है। एंड फिल्ड ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू, और सभी फलों को यानी सभी सेब को अंदर तक उसने पका दिया। यानी इस सीजन ने झोपड़ी के बाहर जो काई लगी हुई जो सेब का पेड़ है उसमें इतने फल ला दिए हैं इस सीज़न के, इतना फल आ गया कि जो एप्पल का पेड़ ये वजन के चलते झुक गया है, और साथ साथ जो उसमें जो फल हैं जो एप्पल हैं वो अंदर तक पक गए हैं इस सीजन के चलते। टू स्वेल द गोड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स विद द स्वीट कर्नल टू द सेट बडिंग मोर एंड स्टील मोर टू द स्वेल गोड। और इस सीजन में क्या हो रहा है, सब्जियां स्वेल होगी, स्वेल में सूजना या बड़ा होना, मोटा होना। तो इस सीजन में जो सब्जियां गोड है वो बड़ी हो गई हैं, परिपक्व हो गई हैं। एंड प्लम्प द हेजल सील, अखरोट क्या है, प्लम्प उसमें गुद्दा आ गया, उसमें मोटापा आ गया, यानी वो भी क्या हो, बड़ा हो गया, मेच्योर हो चुका है। और सेल तक जो अखरोट का जो हार्ड परत होता है वहाँ तक क्या गुद्दा भर चुका है। विद स्वीट कर्नेल, उसके अंदर क्या है, स्वीट कर्नेल है, मीठा गुद्दा आ गया। टू सेड द बडिंग मोर, और इस सीजन में चलते क्या होता है, कलियाँ खिल रही हैं। इस सीजन में चलते क्या हो रहा है, सब्जी बड़ी हो रही है, अखरोट परिपक्व हो रहे हैं, और चारों तरफ क्या कलियाँ खिल रही हैं। एंड स्टील मोर, और इसके बाद जो कलियाँ है, फूलों की कलियाँ वो खिलते जा रही हैं। लेटर फ्लावर्स फॉर दी, और बाद में क्या होगी, ये कलियाँ फूल बनेंगी, और फूल बनेंगी तो वो मधुमक्खियाँ यहाँ पे आएंगी, यहाँ के पॉलन लेने की, यहाँ के रस चूसने के लिए, ताकि वो अपने हनी को बढ़ा सकें। आगे देखिए, आगे कभी कह रहे हैं अनटिल द थिंग द वार्म डेज विल नेवर सीज, तब तक मधुमक्खियाँ इन फूलों के पास आएंगी रस चूसने के लिए जब तक उन्हें लगे कि ये वार्म डे, जो सुहाना दिन है, अच्छा दिन है, उनका जो अच्छा दिन है, विल नेवर सीज, तब तक ये आएंगे, तब तक उन्हें एहसास नहीं होगा ये जो अच्छा मौसम है, ये अच्छा सीजन जो चल रहा है वो कभी समाप्त नहीं होगा। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम देयर कॉमली सेल, क्योंकि समर की गर्मी ओवर ब्रिम पहुँच चुकी है, कहाँ तक, कॉमली सेल, यानी मधुमक्खियों का जो छाता है, जो चिपचिपा रसीला छाता है, वहाँ तक गर्मी पहुँच चुकी है। तब तक मधुमक्खियाँ आएंगी जब तक उन्हें एहसास होगा कि ये सीजन कभी अंत होने वाला नहीं है। अब सेकेंड स्टेंजा के अंदर देखिए, इस स्टेंजा के अंदर जो कवि है वो ऑटम सीजन की तुलना एक गांव में खेतों में मजदूरी करने वाली एक महिला से करता है। एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। तो जो ऑटम सीजन है उसका मानवीकरण कवि ने किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है, पर्सोनिफाई किया है, और उसकी तुलना एक गांव में काम करने वाली, खेतों में काम करने मजदूर महिला से किया है। कवि कहता है हु हैज़ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड द स्टोर, हु हैज़ नॉट सीन, किसने नहीं देखा होगा, ऑफ्ट मतलब अक्सर, अमिड द स्टोर यानी किसने इस सीजन को स्टोर के अंदर, अनाज के स्टोर के बीच में किसने नहीं देखा होगा। समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, कभी कभी जो व्यक्ति बाहर जाता है तो इसे पा सकता है, यानी जो भी कोई व्यक्ति जब इस गांव से दूसरे गांव जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर के अंदर, अनाज के स्टोर के अंदर इसे पालेगा। हु हैज़ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड द स्टोर, किसने तुम्हें अनाज के स्टोर में नहीं देखा होगा। समटाइम्स हु सीक अब्रॉड में फाइंड, जब कभी कभी जो कोई भी बाहर जाता है तुम्हें पा सकता है। दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, दी सिटिंग केयरलेस, तुम बेफिक्र होकर, चिंता से मुक्त होकर बैठी रहती हो अनाज के फ्लोर पे। ग्रेनरी फ्लोर का मतलब होता है अनाज के फ्लोर पर तुम चिंता से मुक्त होकर तुम बैठी रहती हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई ब्लोइंग विंड्स, जब ओसौनी की हवा चलती है तुम्हारा जो हेयर होता है वो उड़ने लहराने लगता है। यानी जब ओसौनी, जब गांव का सीन देखिए, एक महिला क्या कर रही है, खेतों में काम करी, फसल काटने के बाद उस मान ली धान है, धान को उसको ओसाया जा रहा है, तो जो डस्ट होता है वो क्या उड़ने लगता है। तो कोई महिला मान लो उसको ओसौनी कर रही है तो उसका क्या हुआ, ओसौनी के चलते उसका बाल जो होते हैं वो लहराने लगे। तो कह रहा द सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फूड, तुम बेफिक्र होकर, चिंता से मुक्त होकर अनाज के फूलों पर बैठी रहती हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाई ब्लोइंग विंड, जब ओसौनी की हवा से हवा बहती है, हल्की हवा बहती है, तुम्हारा जो हेयर होता है, कोमल सा हेयर, वो लहराने लगता है। और अन हाफ रिप फ्रो साउंड स्लीपी, अगर वहाँ नहीं मिलती हो तो कहाँ मिलती हो,
आधे जोते हुए खेत में आराम से पड़ी सोई रहती मिलती हो। ड्राउज द फ्यूम ऑफ पपीज वाइल दाई हुक स्पेयर नेक्स्ट स्वाथ। ड्राउज भी यानी अगर उसौनी के पास नहीं मिलती हो तो कहाँ तुम मिलोगी। हाफ रिप्ड फ्रोज साउंड स्लीप यानी आधे जोते हुए जो घोड़ा होता है वहाँ पे सोई रहती हो। और किसके चलते, फ्यूम ऑफ पपीज़ यानी एक पपीज़ एक नशीला पदार्थ है, उसके सुगंध को सुन करके, उसके इंटॉक्सिकेशन को सुन करके उसके नशे में तुम क्या खेतों में पड़ी रहती हो। वाइल दाई हुक स्पेयर नेक्स्ट, जबकि तुम्हारा जो हुक होता है, जो हंसिया होता है, अगला जो घास होता है उसको काटने से असमर्थ रहते हैं, यानी अगला घास बाकी रहता है, तुम घास काटते काटते तुम्हें नशा चढ़ जाता है और वहीं खेतों में तुम पड़ी सोई रहती हो। ऑल इट ट्विस्ट फ्लावर्स, और बाकी जो फ्लावर्स वहीं पड़े रहते हैं। फिर से देखिए, डाई हेयर सॉफ्ट हीटेड बाई ब्रोइंग, तुम्हारा जो कोमल बाल है उस सोने की हवा से लहराने लगता है। और ऑन हॉफ फिफ्थ फ्रोज साउंड स्लीप, या नहीं तो तुम आधे जोते हुए खेत में पड़ी सोई रहती हो। ड्राउज विद द फ्यूम ऑफ पपीज, क्योंकि पपी जो रसीला पौधा है उसकी सुगंध को, उसके मतलब महक को सुन करके तुम नशे में हो करके तुम खेतों में पड़ी रहती हो। वाइल दाई हुक स्पेयर नेक्स्ट स्वाद, जबकि तुम्हारा हुक जो हंसिया होता है वो स्वात घास को काटने में असमर्थ रहता है। ऑल ट्विस्ट फ्लावर, बाकी वहीं पे फ्लावर्स भी पड़े रहते हैं। एंड सम टाइम लाइक ग्लीनर दाउ डस्ट कीप स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस द ब्रूक, कभी कभी तुम अनाज काट करके बोझा बांध करके सर पे बैलेंस करके तुम आगे बढ़ती हो। स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस द ब्रूक, तुम क्या कर नदी को पार करने का प्रयास करती हो। कभी कभी तुम अनाज को काट करके उसको गट्ठर बांध करके अपने सर पर रख के उस बैलेंस करते हुए तुम जो ब्रूक है, छोटी सी नदी है, उसको पार करती है या पार करने का प्रयास करती हो। और उसके बाद क्या होता है, आर बाय द साइडर प्रेस, अगर वहाँ पे नहीं होते तो कहाँ पे रहती हो। विद द पेशेंट लुक द वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, नहीं तो अगर खेत नदी को पार करते हुए नहीं मिलती हो तो कहीं साइडर प्रेस है, जो जूस निकालने वाले जूसर मशीन है, उसको देख करके तो वहीं रुक जाती है, यानी किसी आकर्षण को देखकर तुम रुक जाती हो, उसको आराम से देखती हो जब तक कि उस जूस मशीन से एक एक जो जूस है वो एक एक बूंद नहीं टपकता है। घंटों तक उसको उस अट्रैक्शन को देखती रहती हो। लास्ट स्ट्रेंजा के अंदर जो कवि है वो ऑटम सीजन की तुलना स्प्रिंग सीजन से करता है। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कवि कहता है वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग सीजन के सॉन्ग, वो गीत, वो म्यूजिक कहाँ है। ए वेयर आर दे, कहाँ है वे। थिंक नॉट ऑफ देम, अब कवि कहता है ऑटम सीजन तुम उनकी चिंता मत करो। कवि जो इसमें तुलना करता है, ऑटम सीजन की तुलना स्प्रिंग सीजन से कहता है वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन के जो संगीत हैं वो कहाँ है। आई ए वेयर आर दे, कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम, कभी कहता है ऑटम सीजन तुम उसकी चिंता मत करो। दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का म्यूजिक है, तुम्हारे पास खुद का संगीत है। अब संगीत कैसे, वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, वाइल बार्ड क्लाउड्स तो ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, ये संध्या होता है, शाम होता है। शाम के समय क्या होता है, सूर्य थोड़ा सा गहरा लाल रंग का होता है, रोजी कलर का हो जाता है। और बादल शाम के समय क्या, बादल का टुकड़ा सूरज के आसपास आता है और सूरज की जो लाल किरणें होती है इस जो क्लाउड्स उससे टकरा जाती है, वो इंटरप्ट करता है। और इंटरप्ट करने के बाद से जो लाल होता है और ज़्यादा चमकने लगता है। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद द रोजी ह्यू, और उसके बाद टकराने के बाद से, यानी कि जो संध्या का समय है, समझ लीजिए शाम हो रहा है और सूर्य एकदम गहरा लाल हो गया और वहीं के आसपास उसके पास एक बादल का टुकड़ा है और उसकी जो रेज है, सूर्य सन की जो प्रकाश है वो इंटरप्ट हो रही है। और इंटरप्ट होने के बाद टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, उसके बाद जो खेत काट दिया गया, खेत है उसको फसल काट दिया, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो उसका जो डंठल है उससे टकराता है। कैसा टकराता है, विथ रोजी ह्यू, एकदम लाल कलर में टकराता है। देन इन वेफुल क्वायर द स्मॉल नट्स मोन, तभी शाम का समय है तो नट्स नाम का कीड़ा मकोड़ा एक स्वर में अपनी दर्द के साथ अपने दर्दनाक आवाज़ में गाना शुरू कर दे। शाम का समय है, नट्स एक इंसेक्ट होता है, वो पूरे झुंड के साथ रोने लगता है, बिलखने लगता है। अमंग द रिवर स्वालो बर्न अलोफ्ट आर सिंकिंग द लाइट विंड लिव्स अ डाइज, और शाम के समय जब तेज हवा चलती है तो नदी किनारे जो घास है, सालोज घास, नदी के किनारे जो नदी बह रही है उसके किनारे जो घास लगा हुआ है, तो विंड के प्रेशर से जो खड़ी हुई घास वो क्या दब जाती है, और जैसे विंड लो होता है तो फिर खड़ी होती है, यानी कि जो
अप्स एंड डाउन, राइज एंड फॉल हो रहा है। सॉलिड घास जो नदी के किनारे है, जैसे हवा का प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, वो दब जाता है, फॉल होने लगता है, और जैसे हवा हल्का होती है वैसे खड़ा हो जाता है। तो राइज एंड फॉल नदी के पानी में वो करता है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लेड फ्रॉम द हिली बोन, और शाम के समय जो मेमना होता है, अपने दिन भर अब चरा और शाम के समय होगा अपने घर वापस आ रहा है, तो वो क्या होता है, मेमना अपने झुंड में जो पहाड़ी से नीचे आता है तो मिमियाने लगता है, वो भी क्या है, एक आवाज़ निकालने लगता है। हेज क्रिकेट सिंग्स नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट, उसके अलावा क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, वो भी क्या 3 गुनी आवाज़ में इस सीजन के अंदर खूब 3 गुनी आवाज़ में वो भी एक तरह की आवाज़ निकालने लगता है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड बिल्ट फ्रॉम द हिली बॉन, पहाड़ियों से नीचे आते हुए जो मेमना होता है 3 वो क्या, वो भी मियाने लगता है। हेज क्रिकेट सिंग्स नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट, और जो क्रिकेट नाम का जो इंसेक्ट होता है वो भी क्या गाना गाने लगता है, वो भी 3 गुना आवाज़ में गुनगुनाने लगता है। द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम द गार्डन क्रॉप, और जो गार्डन के अंदर जो रेड ब्रेस्ट एक बर्ड है वो भी क्या होती है, वो भी विसल बजाने लगती है, वो भी सीटी बजाने लगती है, वो भी चहचहाने लगती है। एंड गैदरिंग स्वॉलो ट्विटर इन द स्काई, उसके बाद से क्या होता है, उस समय ऑटम सीजन में हजारों की संख्या में जो स्वालोज होती हैं, अबाबिल जो पक्षी होती है वो भी इकट्ठा होती हैं, वो भी चहचहाने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये जो ऑटम सीजन है, भले ही पतझड़ का सीजन है, बड़े डीके का डेथ का सीजन है, इसकी कोई तारीफ़ नहीं करते, लेकिन कवि ने बताया कि इसके अंदर भी बहुत सारी सुंदरता है, बहुत सारी ब्यूटी है, इसके अंदर भी म्यूजिकल जादुई एक तरह संगीत है, इसके अंदर बहुत सारे जो इंसेक्ट होते वो भी गाने लगते हैं, जो बकरियाँ होती हैं वो भी आती हैं, वो भी गाने लगती हैं। इस तरह से कहने का मतलब है कि इसके अंदर भी एक तरह का बहुत ही अच्छा संगीत है, इसकी भी इस तरह से कवि इसकी जो तारीफ़ है वो पूरी करता है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फॉर द मोर अपडेट यू हैव टू हिट द बेल आइकन। नेक्स्ट में मिलेंगे।